और इधर गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में जो कहा था आज वो करके दिखाया और इसी के साथ मोदी की एक और गारंटी चुनाव से ठीक पहले पूरी हो गई। लेकिन इस गारंटी से विपक्ष परेशान हो चुका है। ममता बनर्जी से लेकर ओवैसी तक विरोध कर रहे हैं और सीएए को मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं। यानी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर सीएए चुनावी मुद्दा बन चुका है और ऐसे में सीएए को लेकर भ्रम और सच्चाई भी आपको बता देते हैं। दरअसल भ्रम ये फैलाया जा रहा है कि नागरिकता छिन जाएगी, लेकिन सीएए नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है। सीएए को लेकर भ्रम ये फैलाया जा रहा है कि ये मुस्लिमों के खिलाफ है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस कानून के जरिए शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। अफवाह यह भी है कि सीएए लागू होने के बाद इसका गलत असर पड़ेगा, लेकिन हकीकत यह है कि सीएए लागू होने से कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। अब इसी को लेकर सियासी बाजार भी गर्म है। आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, हम इसको लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन असली फायदा किसी को नहीं मिला। इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को जो गारंटी दी थी, उसे गृह मंत्री अमित शाह ने पूरा कर दिया। चुनाव से ठीक पहले एक और गारंटी पूरी हुई है और हिंदुस्तान में सीएए लागू हो चुका है। दरअसल विपक्षी दलों ने सीएए को लेकर पहले भी देश में माहौल खराब करने की कोशिश की। सीएए को चुनावी हथकंडा बताया गया, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून को समझेंगे तो वो वहम और अफवाह भी दूर हो जाएंगे, जिसके बूते विपक्षी पार्टियां मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश करती रही। सीएए लागू होने से 3 पड़ोसी देश के शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। हिंदू, सिख और बौद्ध शरणार्थी भारतीय नागरिक बन जाएंगे। जैन, ईसाई, पारसी शरणार्थी भारतीय नागरिक बन जाएंगे। अवैध तरीके से भारत आए शरणार्थी नागरिक बन जाएंगे। 31 दिसंबर 2014 से पहले आए लोग नागरिक बनेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया था कि सीए भारत का कानून है और ये लागू होकर रहेगा। और शाह ने जो कहा आज उसे करके दिखाया, जिस पर विपक्ष हमलावर है। सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। भाई और बहनों, जो वहां से आए हैं वो सभी हिंदू भाइयों बहनों का इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका अधिकार है। कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज दिस। तो 20 साल में एक कानून पास हुआ था, उसका बाद 4 साल बीत गया, लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं एक कुछ गाप गप करते हैं, एक भी गाप गप है, लेकिन असली फायदा किसी को नहीं मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है, जो गारंटी की भी गारंटी है, क्योंकि सीएए लागू होने के बाद विपक्ष के पास सिर्फ विरोध और अफवाह फैलाने के अलावा कुछ नहीं बचा। और इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएए की अधिसूचना जारी होने के बाद यूपी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, तो वहीं सीएम योगी ने भी पीएम मोदी और अमित शाह का आभार जताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, सीएए लागू करना ऐतिहासिक फैसला है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार। नागरिकता पाने वाले तमाम लोगों को बधाई। तो वहीं सीएए पर सियासत भी खूब हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि देश के नागरिक बाहर जाने को मजबूर है, फिर दूसरों के लिए कानून लाने से क्या हो। जनता अब राजनीति का खेल समझ गई है, ये कहना है, ये लिखना है अखिलेश यादव का। 10 साल में लाखों नागरिक देश क्यों छोड़ गए, जवाब देना होगा। प्रताड़ित विदेशी अल्पसंख्यकों को एक राहत की सांस मिलेगी, जिनका उत्पीड़न बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में किया गया, जो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, और जिनको
उत्पीड़ना के कारण उस देशों को छोड़कर उनको भागना पड़ा। क्या चीज़ है क्या नहीं है, इसको अपनी जो लीगल कमेटी है, लीगल टीम है, वो उसको स्टडी करेगी और स्टडी करने के बाद ही अपनी बात रखी जाएगी। और बहरहाल तमाम लोगों के जिम्मेदारान की तरफ से ये बात आ रही है कि इससे किसी की सिटीजनशिप नहीं जाएगी। और हम लोगों से मेरी यही अपील है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें और हम लोगों की लीगल कमेटी इसको पूरा स्टडी करने के बाद ही अपनी बात कहेगी और उसके बाद ही कोई बात कही जा सकती है। पहली बात तो ये है, इतना विलंब क्यों किया, और अगर विलंब किया तो चुनाव के बाद क्या दिक्कत थी। उनका एकमात्र उद्देश्य होता है हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान में बांटो। बात यह है संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म को पालन करने का अधिकार है। और इधर लोकसभा चुनाव से पहले मायावती एक एक कर अपने पत्ते खोल रही हैं, एक एक कर प्रत्याशियों का ऐलान कर रही हैं और विपक्ष को उन सवालों का जवाब भी दे रही हैं जिसमें कयासबाजी गठबंधन को लगाई जा रही थी। लेकिन एक बार फिर से मायावती ने विपक्ष को बड़ा झटका दे दिया है। मुरादाबाद में बीएसपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बीएसपी से मुस्लिम चेहरे को मौका मिला है। मुरादाबाद में इरफान सैफी को मायावती ने उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं पीलीभीत सीट पर भी मुस्लिम कार्ड ही खेला गया है। यहां पर मायावती ने अनीस अहमद को बीएसपी से प्रत्याशी बनाया है। यानी मायावती ये साफ कह चुकी हैं और कर चुकी हैं कि वो अब अकेले अपने दम पर ही चुनाव लड़ेंगी। तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका दे चुकी है। इस चुनाव में भी सफाई होने वाली है। रैलियों का शोर बंगाल से उत्तर प्रदेश तक गूंज रहा है। चुनावी दंगल में जुबानी जंग जोरदार हो रही है। नरेंद्र मोदी एनडीए के चुनावी रथ को तूफानी रफ्तार में आगे लेकर चल रहे हैं, तो उनके मुकाबले में विपक्षी गठबंधन भी पूरी ताकत लगाने की कोशिश में है। लेकिन इन सबके इतर उत्तर प्रदेश से बंगाल तक विपक्षी गठबंधन का गेम खराब करने के लिए दो महिला चेहरा अपना वजूद बचाने और इंडी गठबंधन का खेल खराब करने के लिए मैदान में है। एक तरफ ममता बनर्जी हैं, जो पश्चिम बंगाल में बिना कांग्रेस से गठबंधन किए चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में मायावती फाइनल फैसला लेते हुए एकला चलो की राह पर हैं और एक एक कर प्रत्याशियों का ऐलान कर रही हैं। एक तरफ ममता बनर्जी हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में बिना कांग्रेस के साथ गठबंधन किए चुनाव में आगे बढ़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में मायावती हैं, जो कि फाइनल फैसला लेते हुए एकला चलो की राह पर हैं और एक एक करके प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रही हैं। यानी मायावती ने साफ कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने जा रही है और प्रत्याशियों का ऐलान भी शुरू हो चुका है। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश का मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है। अगर 2014 लोकसभा चुनाव के परिणाम देखें तो एनडीए को 73 सीटों पर जीत मिली थी और वोट शेयर 44% था। बीएसपी एक भी सीट नहीं जीत सकी, लेकिन वोट शेयर 19% रहा। समाजवादी पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली, वोट शेयर 22% रहा। यानी 2014 के लोकसभा चुनाव में मायावती अकेले लड़ी तो कई सीटों पर फायदा बीजेपी को हुआ। ऐसे में इंडिया गठबंधन की कोशिश आखिरी वक्त तक मायावती को साथ लाने की है, लेकिन बीएसपी किसी के साथ गठबंधन नहीं करने का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहती है तो कांग्रेस केवल बहुजन समाज पार्टी के कंधे पर सवार होकर के अब अपना कुछ खोया हुआ आधार वापस लेने के जुगत में है। यही काम कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ भी कर रही है। कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कंधे पर सवार होकर के कांग्रेस कुछ सीटें जीतने का उसको विश्वास है, वो जीत सकती है। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि आखिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मायावती को बार बार साथ क्यों लाना चाहती है। इसे जानने के लिए इन आंकड़ों पर गौर करना होगा। 2014 में जब मायावती अकेले लड़ी तो बीजेपी सिर्फ 7 सीटों पर हारी। जब मायावती गठबंधन के साथ 2019 में लड़ी तो बीजेपी 16 सीटों पर हार गई। ये बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने पहले ही किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार किया है।
हालांकि इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर लगातार आ रही थी। कोई इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकती है, लेकिन मायावती ने इसके पीछे तर्क ये रखा है कि उन्होंने जितनी बार भी गठबंधन किया उसका फायदा साफ तौर से उनकी पार्टी को नहीं मिला। यानी ये तो साफ है कि मायावती का अकेले लड़ना मतलब कई सीटों पर बीजेपी को फायदा और विपक्ष को नुकसान पहुंचना तय है। लेकिन जिस तरह इंडी गठबंधन के साथी एकजुट होने की कोशिश में थे, वो अब यूपी से पश्चिम बंगाल तक फेल साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस चुनाव में भी सफाई होने वाली है। उत्तर प्रदेश में एमएलसी की 13 सीट्स पर हो रहे चुनाव के जरिए आगामी लोकसभा चुनाव की सियासी बिसात भी करीब करीब दिखाई जा रही है। बीजेपी ने अपने 3 सहयोगी दल आरएलडी, एसबीएसपी और अपना दल एस को एक एक एमएलसी सीट देकर राजनीतिक समीकरण साधने का दांव चल दिया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव से सबक लेते हुए 3 एमएलसी सीट्स पर उम्मीदवारों का ऐलान किया, जिसमें 2 पिछड़ा वर्ग और 1 मुस्लिम समुदाय से है। यानी अखिलेश ने सामाजिक समीकरण के हिसाब से उम्मीदवार उतारे हैं। और नजर आजमगढ़ सीट पर दोबारा से कब्जा जमाने की भी है। इसी पर आपको रिपोर्ट दिखा दें। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी में एमएलसी चुनाव का रण सियासी समीकरण साधने के लिए काफी है। चुनाव भले ही 13 सीटों पर हो, लेकिन बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने अपने दांव चल दिए हैं और प्रत्याशियों के नामांकन से साफ कर दिया है कि इस साल चुनाव में चेहरे ही अहम होने वाले हैं, क्योंकि नामांकन के वक्त की जो तस्वीरें सामने आई वो 24 का संदेश देने के लिए काफी है। तेरह सीटों पर हो रहे चुनाव के जरिए आगामी लोकसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछाई जा रही है। बीजेपी ने अपने 3 सहयोगी दल आरएलडी, एसबीएसपी और अपना दल एस को एक एक एमएलसी सीट देकर राजनीतिक समीकरण साधने का दांव चला है। आरएलडी से योगेश चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया। अपना दल से आशीष पटेल प्रत्याशी है, तो एसबीएसपी से विजय लाल राजभर पर दांव खेला गया है। यानी एक तरफ बीजेपी सहयोगियों के साथ पूरब से पश्चिम तक समीकरण साध रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव से सबक लेते हुए 3 एमएलसी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, जिसमें 2 पिछड़ा वर्ग और 1 मुस्लिम समुदाय से है। अखिलेश यादव ने पीडीएफ फार्मूले को साधने के लिए सामाजिक समीकरण के हिसाब से उम्मीदवार उतारे हैं। अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों का उनका हक और सम्मान बचाने का चुनाव है। सर आपने इसलिए एक तरफ जनता खड़ी होगी और कुछ तरफ दूसरी तरफ थोड़े से भाजपाई खड़े दिखाई देंगे। कम से कम पीडीए पे तो आ गए वो। पीडीए तो उनके मुंह से निकलने लगा, कम से कम पीडीए तो मुंह से निकलने लगा। वो जो बीजेपी में है वो नकली पीडीए है। समाजवादी पार्टी की तरफ से एमएलसी चुनाव के लिए 3 प्रत्याशियों के नामांकन किया, जिनमें बलराम यादव, किरण पाल कश्यप और शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली का नाम शामिल है। माना जा रहा है कि गुड्डू जमाली और बलराम यादव के जरिए आजमगढ़ सीट पर सियासी बैलेंस बनाने के साथ साथ बीजेपी के हाथ से सीट छीनने का प्लान है। तो दूसरी तरफ अब बीजेपी के साथी भी कमर कस चुके हैं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करते हैं और उनको विश्वास दिलाते हैं, उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए के प्रत्याशियों को जिताने में तन मन धन सबसे आगे बढ़े। देखिए, पहली बार उच्च सदन में भारतीय समाज पार्टी पहुंचेगी और ये बड़ी उपलब्धि पार्टी के लिए है और उन वंचित, गरीब, कमजोर, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के लिए है कि पार्टी में जो मेहनत से काम करेगा, संगठन को आगे बढ़ाएगा, ऐसे लोगों की इज्जत हमेशा हुई है और होती रहेगी। उसकी एक मिसाल विजय लाल राजभर हैं, जो अध्यक्ष की कुर्सी अच्छे तरह से सुशोभित किए। मऊ की आजमगढ़ मंडल के मंडल अध्यक्ष की कुर्सी को आज प्रदेश अध्यक्ष बन करके प्रदेश अध्यक्ष के संगठन को काम को देख रहे हैं। तो ऐसे लोग अगर सदन में नहीं आएंगे तो फिर ओम प्रकाश राजभर का राजनीति करना बेकार है। यानी ये तो तय है कि एमएलसी चुनाव निर्विरोध होने वाला है, लेकिन जिस तरह बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने चेहरों पर दांव खेला है,
उससे 24 की तस्वीर क्लियर हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बरेली में हुए दंगे का मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा खान को कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने तौकीर रजा को गिरफ्तार कर 13 मार्च तक कोर्ट में पेश करने का आदेश भी जारी कर दिया है। दरअसल साल 2010 में बरेली में दंगा भड़का था और इसके लिए कोर्ट ने तौकीर रजा को ही जिम्मेदार ठहराया। साथ ही कोर्ट ने तौकीर रजा को हाजिर होने का आदेश दिया था, लेकिन तौकीर रजा कोर्ट में पेश नहीं हुए तय तारीख पर, जिसके बाद ये वारंट जारी हुआ। अब कोर्ट ने गैर जमानती वारंट कर दिया है। इसी पर आपको रिपोर्ट। जिस दिन हमारा नौजवान जवाब देने पर मजबूर हो जाएगा, उस दिन मुल्क के हालात खराब हो जाएंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। अब हम सड़कों पर लड़ने के लिए तैयार हैं, अब हम अपनी कोई मस्जिद देने के लिए तैयार नहीं हैं। भड़काऊ तकरीरों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले मौलाना तौकीर रजा के होश उड़े हैं। इस बार कानून का शिकंजा ऐसा कसा है कि तौकीर रजा की जुबान बंद है और वो नदारद है, यानी अंडरग्राउंड है। तौकीर रजा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है और 13 मार्च तक तौकीर रजा को गिरफ्तार करने का कोर्ट ने आदेश भी दिया है। आज ही तौकीर रजा को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन पुलिस जब उनके घर पहुंची तो घर पर ताला लगा था। हर दिन मीडिया में आकर जहरीली बातें करने वाले तौकीर रजा अचानक से गायब हो गए हैं। पुलिस उन्हें तलाश रही है। आखिर कोर्ट ने ऐसा क्या आदेश दे दिया कि मौलाना साहब फरार हो गए और कानून के हंटर से भागने लगे। दरअसल बरेली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश की वजह से मौलाना तौकीर रजा के होश उड़े हैं। ये सन 2010 के दंगे से संबंधित मामला है, जिसमें 5/3/2024 को उनके विरुद्ध सम्मन 11/3/24 के लिए उपस्थित कराने हेतु जारी किया गया था, जिसमें सम्मन का तामीला तौकीर रजा के विरुद्ध नहीं हो पाया, जिसके संज्ञान लेते हुए आज माननीय न्यायालय ने तौकीर रजा के विरुद्ध वारंट निर्गत किया है।